दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इस वक्त फ़लस्तीन में क्या हो रहा है। मैं इस वक्त यहाँ पर फुटेज नहीं लगा सकता, लेकिन इस वक्त जो बर्बरियत इसराइल फ़लस्तीन के अंदर कर रहा है वो किसी से भी ढकी छुपी नहीं है। अब भाई सोल्यूशन क्या है इस चीज़ का? देखें, मैं आपको ये पूरी कहानी एक स्टोरी में रख के बताता हूँ। एक मोहल्ले के अंदर एक बदमाश आया। उस बदमाश ने देखा कि एक शरीफ आदमी की वहाँ पर दुकान है, तो उस बदमाश ने उस शरीफ आदमी से कहा कि आपकी दुकान बहुत बड़ी है, आप अपनी दुकान में से 1/4 हिस्सा जो है, यानी कि 100 में से 25% जो हिस्सा है वो आप मुझे रेंट पर दे दें, मैं यहाँ पर अपना गुजर बसर कर लूँगा। उसने छोटा सा हिस्सा तो उस बदमाश को दे दिया और वो बदमाश वहाँ पर काम करने लगा। कुछ ही दिन गुजरे, उस बदमाश की बहुत अच्छी बिक्री होने लगी। उसने आहिस्ता आहिस्ता अपना टैका जमा लिया। जब उस बदमाश के पास कोई पैसा भी आने लगा, उस मोहल्ले के जो थानेदार साहब थे उनसे बहुत अच्छी दोस्ती बना ली। एक दिन उस बदमाश के जहन में आया कि मैं इस छोटी सी जगह से इतना पैसा कमा रहा हूँ, तो क्यों ना अगर मैं इस पूरी जगह पर कब्जा कर लूँ तो मुझे कितना फायदा होगा। तो बदमाश ने अपने मोहल्ले के थानेदार से कहा, मैं तो इस बंदे की पिटाई लगाने वाला हूँ और मैं ये दावा करने वाला हूँ कि ये जो जगह इस शरीफ आदमी के पास है एक्चुअली ये मेरी है, और जो किराए की जगह है जिसके ऊपर वो खुद इस वक्त काम कर रहा था, वही किराए की जगह उस शरीफ आदमी की है। दूसरे दिन उस बदमाश ने अपना सामान उस शरीफ आदमी की दुकान में घुसाना शुरू किया। शरीफ आदमी ने रोका, उसने कहा, भाई क्या कर रहे हो, ये तो मेरी दुकान है। और ये सुनते ही उस बदमाश ने उस शरीफ आदमी की मार लगाना शुरू कर दी। मोहल्लेदार जब उस लड़ाई के दरमियान में आने लगे तो थानेदार साहब आ गए। उन्होंने कहा, भाई इनका आपसी मामला है और आप में से कोई भी बीच में ना आए और इन दोनों को अपना मामला खुद आप हल करने दें। शरीफ आदमी कमजोर था, बूढ़ा था, लाचार था, बीमार था, वो अपना डिफेंड नहीं कर सकता था। जो मोहल्लेदार थे तो सबने ये सोचा कि अगर हम भी इस बदमाश को रोकना चाहेंगे तो ये बदमाश और थानेदार मिलके फिर जो हाल इस वक्त इस शरीफ आदमी का कर रहे हैं वही हाल फिर वो हमारा भी करेंगे। तो लोग उस शरीफ आदमी को बचाने के लिए आगे नहीं बढ़े। रोजाना वो शरीफ आदमी दुकान अपनी खोलता, पिटता और ये सिलसिला इसी तरह से चल रहा था। आहिस्ता आहिस्ता उस बदमाश ने उस शरीफ आदमी की 1/3 दुकान के ऊपर कब्जा कर लिया। शरीफ आदमी जो दुकान का हिस्सा उसने उस बदमाश को दिया था, अब वो शरीफ आदमी उसी दुकान के हिस्से में खुद काम कर रहा। अब बाकी जो मोहल्ले के शरीफ लोग थे उन्होंने सोचा कि यार अब हम क्या करें, अब दिली हमदर्दी तो हमारी उस शरीफ आदमी से बहुत ज्यादा है, लेकिन हम कमजोर भी हैं, हम लड़ नहीं सकते इस बदमाश से क्योंकि इसके पास कानून की भी ताकत है और ये खुद भी बहुत बड़ा बदमाश है। तो सबने मिलकर एक फैसला किया कि क्यों ना हम इस बदमाश की दुकान से कुछ खरीदें ही नहीं। तो आहिस्ता आहिस्ता ये कमजोर होता चला जाएगा और एक दिन उसको यहाँ से दुकान छोड़कर जानी होगी। आप समझ रहे हैं मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। नंबर 2, जो वो शरीफ आदमी था, लोगों ने माल उस शरीफ आदमी से महंगे दामों खरीदना शुरू किया। अब आप सोच रहे होंगे इस वक्त फ़लस्तीन के पास कौन सी ऐसी प्रोडक्ट है जो कि फ़लस्तीन इस वक्त बेच रहा है। तो भाइयों गूगल करें, वो भी इसराइल की ही वैसे प्रोडक्ट है, और ढूंढने के इस वक्त फ़लस्तीन क्या चीज़ें एक्सपोर्ट कर रहा है। तो भाई लुब्बे लुबाब यही है कि इस वक्त उस बदमाश की जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं आप लोग इस्तेमाल करना बंद कर दें। आज भी मैं देख रहा था कि KFC मैकडोनल्ड के ऊपर बहुत रश लगा हुआ था, और वो रश बॉयकॉट के लिए नहीं लगा हुआ था, वो रश वहाँ पर खाने पीने के लिए लगा हुआ था। तो कोशिश करें थोड़ा सा, भले आखिरी दर्जे पर ही रहें ईमान के, लेकिन कम से कम दिल में बुरा कहने वाली ताकत अपने अंदर पैदा करें। कोशिश करें कि जितना कम से कम हो सके आप उनकी प्रोडक्ट इस्तेमाल करें। कोशिश करें कि बिल्कुल ना करें वो उनकी प्रोडक्ट इस्तेमाल, तो भी बहुत बेहतर है। जहाँ मजबूरी बन जाती है तो वहाँ मजबूरी। हमने काम तो बहुत सारे किए हैं लेकिन इतने अच्छे काम नहीं किए कि हम लोग उनकी प्रोडक्ट के बगैर ज़िंदगी गुजार सकें। बहरहाल जितना हो सके कोशिश करें अपने आप को बचाएं इनकी प्रोडक्ट से, और अल्लाह पाक आप लोगों का हामी और नासिर